हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में एक एक्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इसके तहत अविवाहित महिलाओं को अबॉर्शन का राइट दे दिया है। इसके पीछे कोर्ट का तर्क ये है कि अविवाहित महिलाओं को अबॉर्शन का राइट न देकर हम समाज की उस कंजर्वेटिव सोच को बढ़ावा देते हैं जो ये मानती है कि सेक्सुअलिटी या सेक्स का अधिकार सिर्फ और सिर्फ विवाहित महिलाओं को है। तो आज हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते टेक एडवांसमेंट के चलते इस प्रेगनेंसी और अबॉर्शन और इन सब को लेके कुछ नए इश्यूज जो फ्यूचर में आ सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हमें एक टर्म समझना होगा विच इज एक्टोजेनेसिस। एक्टोजेनेसिस क्या है? एक लैटिन वर्ड है। ये लैटिन वर्ड दो लैटिन वर्ड से ज़्यादातर मिलकर बना है। द फर्स्ट इज एक्टो एंड द सेकेंड इज जेनेसिस। जो एक्टो का मतलब होता है वो होता है आउटसाइड और जेनेसिस का मतलब है टू कमिंग लाइफ, है ना। तो एक्टोजेनेसिस का मतलब हुआ ये कि हम लाइफ को आउटसाइड ही जनरेट कर रहे हैं। किसके आउटसाइड? विमेन यूटेरस, गर्भाशय, महिलाओं के गर्भाशय से हम बच्चे को बाहर ही जन्म दे रहे हैं। दैट इज एक्टोजेनेसिस। और टेक की फील्ड में अगर बात करें तो इसके एडवांसमेंट में जो हम बात करते हैं दैट इज आर्टिफिशियल वोम या आर्टिफिशियल यूटेरस। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये कि जो बच्चे हैं वो फीटस है उसका जन्म महिलाओं के गर्भाशय में करवा के सीधा सीधा उनके गर्भाशय से बाहर आर्टिफिशियल वोम में करवाएंगे और पूरा जब तक बच्चा वो डेवलप नहीं हो जाता, तब तक फीटस वो डेवलप नहीं हो जाता, उसी वोम के अंदर ही रखेंगे। तो अब हम समझते हैं कि दरअसल फ्यूचर में इसे लेकर कौन कौन से इशू, कौन कौन से मुद्दे आ सकते हैं, उसे समझने के लिए कोर्ट का जो हालिया फैसला आया है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। जो एक डिबेट चलती है, डिबेट क्या है? एबॉर्शन राइट की डिबेट। दरअसल ये डिबेट है सिर्फ इतनी कि बॉडीली ऑटोनॉमी, राइट टू चूज और राइट टू लाइफ के बीच की डिबेट है। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में डिफाइन किया गया है। तो इसको समझते हैं। जो बॉडीली ऑटोनॉमी या राइट टू चूज की बात है वो ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं को एक बाउंड्री में, एक दायरे में ये अधिकार मिलना चाहिए। उनकी बॉडीली ऑटोनॉमी होनी चाहिए। बॉडीली ऑटोनॉमी का सीधा सा मतलब है कि मेरी बॉडी है तो हमें अधिकार होना चाहिए कि हम इसके साथ क्या करें या क्या ना करें। तो ये जो मानते हैं उनका ये मानना है कि बॉडीली ऑटोनॉमी के अंडर महिलाओं को कम से कम इतने अधिकार मिलने चाहिए कि वो ये डिसाइड कर सकें कि हम किसी फीटस को अपने यूटेरस में डेवलप करना चाह रहे हैं या नहीं, हमें एबॉर्शन का राइट मिलना चाहिए। और दूसरे जो आते हैं उनका तर्क ये होता है कि राइट टू लाइफ, क्या महिलाओं को ये अधिकार है कि वो एक फीटस, एक लाइफ की जान ले सके या एक लाइफ को एंड कर सके, एक लाइफ को समाप्त कर सके। पूरी डिबेट ये। अब कोर्ट ने कहीं ना कहीं इसका फैसला, अब इसी का जो एक सोल्यूशन, एक साइंटिफिक सोल्यूशन जो माना जाता है दैट इज एक्टोजेनेसिस। कि हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, कोई महिला है वो किसी बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती या उसका ये मानना है कि नहीं मैं इस फीटस को अपनी यूटेरस में डेवलप करूँगी, या उसकी कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो बच्चों को जन्म दे सके। तो हमारे पास उसका सोल्यूशन क्या है? वो है आर्टिफिशियल वोम, आर्टिफिशियल यूटेरस। उसके तहत हम बच्चे को उस यूटेरस में डेवलप कर सकते हैं और उसे एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। तो अभी ये टेक अपनी इमर्जिंग उस पर है, मतलब डेवलप हो रहा है अभी धीरे धीरे। एक टाइम ऐसा आएगा जब डेवलप हो चुका होगा। तो जब ये डेवलप हो चुकेगा तब उसे लेकर क्या क्या एथिकल इश्यूज, क्या क्या नए चैलेंजेस डेवलप हो सकते हैं, उसे आज हम समझने की कोशिश करते हैं। जो एक्टोजेनेसिस या आर्टिफिशियल वोम को लेकर जो पहला जो मुद्दा है, जो लोग उठाते हैं, जो सवाल है, वो है इक्वालिटी। देखिए अगर सिर्फ हम पेरेंटिंग को लेके इक्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें दो तरह की इक्वालिटी आती है पूरी पेरेंटिंग सिस्टम में। तो पहली है बायोलॉजिकल इक्वालिटी और दूसरी है कल्चरल इक्वालिटी। बायोलॉजिकल इक्वालिटी क्या है? ये सबसे पहले हम देख लेते हैं कल्चरल इक्वालिटी का मतलब क्या है। कल्चरल इक्वालिटी का सीधा सा मतलब ये है कि आफ्टर बॉर्न ऑफ अ चाइल्ड, अगर किसी बच्चे का जन्म हो गया है तो वो जो शुरुआती होते हैं चरण 1-2 साल, उसमें उसको किस तरीके से पालना है, देखना है। तो अभी तक हमने डिफरेंट कल्चर्स में देखा है या पितृसत्तात्मक समाज में हमने तो देखा ही है कि बच्चे को जो पालने का काम है वो महिलाएं ही करती हैं। सीधा सा मतलब ये है कि उसका लंगोट बदलने का काम पुरुष नहीं करता, उसका लंगोट बदलने का काम महिलाओं। हाँ, हालांकि अब डायपर चलने लगे हैं लंगोट की जगह, लेकिन वो बदलते आज भी महिलाओं द्वारा है। क्यों? लेकिन धीरे धीरे कल्चरल मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस में
कुछ ही मात्रा में सही आज पुरुष भी इस पर भागीदारी निभा रहे हैं और धीरे धीरे ये इक्वालिटी हम इसको अचीव कर रहे हैं और इनइक्वालिटी इस पर समाप्त हो रही है धीरे धीरे। जो दूसरी इनइक्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो साइंटिफिक कम्युनिटी मानती है, जो डिफरेंट स्कॉलर्स मानते हैं, वो ये है, दैट इज बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी। इसका क्या मतलब है कि आफ्टर सेक्स एक विमेन प्रेग्नेंट हो गई, पुरुष का काम यहाँ से खत्म, कि सेक्स के बाद वो फ्री हो गया, बट अब जब तक फीटस उसमें डेवलप होगा, उसमें जब तक फीटस 9 महीने तक डेवलप होगा और डेवलप होने से लेकर और बच्चे को जन्म देने तक का जो प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में उसको जितनी प्रॉब्लम्स और वो सारी होती है, एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, और बहुत सी सिचुएशन, अब डिफरेंट टाइप ऑफ पेन्स है ना, जन्म देते समय बहुत सारे पेन्स होते हैं, ये सारी जितनी प्रॉब्लम्स है। तो साइंटिफिक कम्युनिटी, डिफरेंट स्कॉलर्स का ये मानना है कि आर्टिफिशियल वोम्ब के आने के बाद, एक्टोजेनेसिस के आने के बाद कहीं ना कहीं ये बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी अपनी समाप्त होने की वो होगी और महिलाओं को इस फील्ड में भी इक्वालिटी मिलेगी, और कहीं ना कहीं साइंस की एक बड़ी जीत मानी जाती है डिफरेंट स्कॉलर्स एंड डिफरेंट थॉट के अकॉर्डिंग। अब दरअसल इसी इक्वालिटी में ही मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा, वो ये है कि हम आर्टिफिशियल वॉर्म के तहत बायोलॉजिकल इक्वालिटी को समाप्त करेंगे, कल्चरल इक्वालिटी धीरे धीरे हम ला रहे हैं। इसमें जो तीसरा पॉइंट ये है कि आप समझिए, जब एक बच्चा एक माँ के पेट में, एक यूटेरस में उसके जन्म लेता है, तो वो जितना पोषण, जितना न्यूट्रिशन उसे चाहिए होता है, जो भी जरूरी न्यूट्रिशन है, वो सारा मम्मी के द्वारा ही, अपनी माता के द्वारा ही लेता है। और वो कब मिलेगा, जब मम्मी या उसकी माँ थोड़ा कितने न्यूट्रिशियस फूड ले रही है, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पर जो एक डिफरेंस नया पैदा होगा, ठीक, क्योंकि आर्टिफिशियल यूटेरस एक बड़ी चीज़ है और इसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होगा। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि अगर कोई एक ऐसा बच्चा जो थ्रू आर्टिफिशियल यूटेरस या एक्टोजेनेसिस के थ्रू पैदा हो रहा है, तो उसको वो सारे जरूरी न्यूट्रिशंस और जितनी भी चीज़ें चाहिए होंगी वो सारी मिलेंगी, और हम एक हेल्दी बेबी को बॉर्न कर सकते हैं। और ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड CRISPR-Cas9 विच इज़ अ जीन टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू हम जीन एडिटिंग करके अपने अकॉर्डिंग चाइल्ड डेवलप करवा सकते हैं। इन सारों के चलते क्या एक ऐसी संभावना नहीं बनती कि एक तरफ तो हम सुपर ह्यूमन को डेवलप कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो बच्चा है जो गांव खेड़े में और एक गरीब परिवार में जन्म हो रहा है। अब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, क्या ये बच्चा आपस में कभी एक दूसरे को compete कर पाएंगे? क्योंकि एक तो ऐसा बच्चा है जिसे सारी परिस्थितियां मिली हैं और उसकी बायोलॉजी में ही इसे चेंज करके उसे एक नया कॉग्निटिव माइंड और ये सारी चीज़ें, उसकी कॉग्निशन पावर बहुत अच्छी होगी। तो क्या इनमें कंपटीशन का क्या स्तर होगा? क्या वो एक बच्चा जो गांव खेड़े एक गरीब परिवार में पैदा हुआ है, जिसकी ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन उसकी कॉग्निशन पावर कम है, तो क्या वो उसको अचीव कर पाएगा, उसको compete कर पाएगा? तो एक क्वेश्चन ये नया इमर्ज होता है। और जो दूसरा मैं बात कर रहा हूँ वो है, आपने देखा होगा सरोगेसी, है ना। सरोगेसी हम सभी ने सुना है, जिसे किराए की कोख बोलते हैं। कि अगर इसमें होता क्या है कि दरअसल जैसे मदर के में कोई प्रॉब्लम है या वो बच्चे को डेवलप नहीं कर सकती, अपने यूटेरस में कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तब हम ऐसा करते हैं कि दूसरी कोख किराए पर ले लेते हैं और बच्चे को जन्म देते हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स आते हैं और एक सरोगेट मदर को हायर करते हैं, बट आफ्टर प्रेगनेंसी कई बार ये होता है कि वो बच्चे को गोद लेना से मना कर देते हैं। आर्टिफिशियल वोम्ब और आर्टिफिशियल यूटेरस में भी ऐसी समस्याएं देखी जाएंगी कि हमने एक चाइल्ड डेवलप किया, एक फीटस हमने डेवलप किया आर्टिफिशियल वोम्ब में, और अगर आगे चलकर पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट या उसे लेने से मना कर दिया, तब हम उस बच्चे को कैसे क्या करेंगे, उसकी व्यवस्था हम कैसे करेंगे, उसे अब कौन पालेगा? इसे लेके हमें नए नियम, नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है और नए कानूनों की आवश्यकता है, एक डिफरेंट अप्रोच की आवश्यकता होगी। तो दूसरा इशू जो है ये वो है। तीसरे इशू जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा हम साइंस में जाएंगे, दैट इज थोड़ा सा समझेंगे ब्रेस्ट फीडिंग को, है ना। दरअसल होता क्या है, जब एक बच्चा अपनी माँ की कोख में जन्म लेता है और धीरे धीरे डेवलप होता है, तो एक अटैचमेंट माँ से जुड़ता जाता है। और क्योंकि सारा जो न्यूट्रिशन है सारा वो उसी की बॉडी से ही सारा सब कुछ डेवलप होता है और सब होता है। आफ्टर बर्थ, है ना, आफ्टर बर्थ जब बच्चे के बर्थ होता है तो उस बच्चे की बॉडी से एक स्मेल आ रही होती है ना। वो स्मेल बहुत ही ज़रूरी होती है माँ के लिए। क्यों?
वो जब वो स्पेल हमारे ब्रेन में जाती है तब ब्रेन हमारा एक केमिकल रिलीज करता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन हम पशुओं को भी लगाते हैं दूध निकालने के लिए और वो चीज़ें, तब जाके वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रेडी हो पाती। बट ड्यू टू इन्फेंट ब्यूटी इंडस्ट्री, है ना, इन्फेंट ब्यूटी इंडस्ट्री में क्या है, आपने हमेशा ही सुना होगा कि बहुत से ऐसे आते हैं कि जॉनसन्स बेबी पाउडर हो गया और जॉनसन्स बेबी शैम्पू हो गया और डिफरेंट टाइप के तेल्स ऑयल्स हो गए, ये सब यूज़ करते हैं और इनके ड्यू टू इनके फ्रेग्रेंस के चलते वो जो नेचुरल फ्रेग्रेंस है वो फ्रेग्रेंस आना बंद होती है और ब्रेस्ट फीडिंग में धीरे धीरे एक ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। अब मेरी बात यहाँ पर ये है कि जब आप एक फीटस को आर्टिफिशियल वोम में डेवलप करोगे तो जब माँ से उसका वो जुड़ाव नहीं है तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग में एक समस्या आएगी। एक ये नया इशू है जिस पर हमें बात करनी चाहिए और एक नए ढंग से सोचना चाहिए। तीसरी जो मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कि बच्चे और उसकी माँ के बीच का रिलेशन क्या है। दरअसल इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि नेचर ने ये पूरी व्यवस्था डेवलप कैसे करी है कि एक बच्चा पैदा हुआ और फिर उसको देखना है, चीज़ें करना है, तो नेचर ने ये पूरा मैकेनिज्म नेचर ने डेवलप किया कैसे। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है, जब दो कपल्स एक मेल एक फीमेल आपस में मिलते हैं तो जब सबसे पहले इनमें जो हार्मोनल चेंज आता है, मेल में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है और फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की। ये क्यों बढ़ती है, ताकि उन दोनों के बीच सेक्सुअल अट्रैक्शन हो सके। इन दोनों का काम यही है, हालांकि बहुत सारे काम हैं, मैं अभी जो इस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ वो इतना है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन डेवलप हो सके ताकि एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया जा सके। जो सबसे पहला प्रोसेस ये है। इसी प्रोसेस के चलते जो दूसरा प्रोसेस होगा, जब वो बच्चा धीरे धीरे माँ के पेट के अंदर डेवलप होना शुरू होगा, तब धीरे धीरे जो फीमेल में है वो उनके ब्रेन स्ट्रक्चर में कई ऐसे चेंज आते हैं और दूसरा उनके हार्मोनल पैटर्न में कैसे चेंज आते हैं। क्यों चेंज आते हैं, वो चेंज इसलिए आते हैं ताकि उस माँ का उस बच्चे के प्रति लगाव अट्रैक्शन बढ़ सके और जब वो बच्चा पैदा हो तो माँ में वो त्याग की भावना हो उसके लिए, माँ में वो उसके लिए प्यार हो। ताकि क्योंकि अगर ये नहीं होगा, नेचर ने देखिए किस अच्छी तरीके से डेवलप किया है कि अगर वो प्यार वो भावना वो त्याग की भावना वो मोहब्बत अपने बच्चे से उसे नहीं होगी तो उस बच्चे को पालेगा कौन, क्योंकि वो इतना सक्षम नहीं है कि वो खुद को सर्वाइव कर सके, है ना। तो अगर हम आर्टिफिशियल यूटेरस में आर्टिफिशियल वोम या एक्टोजेनेसिस के थ्रू कोई फीटस डेवलप करते हैं, किसी बच्चे को जन्म देते हैं, तब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है, क्या माँ में वो हार्मोनल चेंज आएंगे, उसके ब्रेन में वो स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे जो उस बच्चे के प्रति उसकी करुणा की भावना, उसकी दया, उसके ममत्व को जागृत करे। तो एक मुद्दा ये भी है। और एक जो तीसरा एक मुद्दा और मैं जो बात करना चाहूँगा वो एक कपल्स के रिलेशन में लेके, कि अगर आर्टिफिशियल यूटेरस आर्टिफिशियल वोम इन सब को लेकर हमने बच्चों को जन्म दिया तो जो कपल्स हैं उनके रिलेशनशिप को लेके उनके रिलेशनशिप को लेके किस तरीके की चेंजमेंट आएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं फिर नेचर ने वही ये मैकेनिज्म नेचर ने खुद ही डेवलप किया है। क्या डेवलप किया है, नेचर ने मैकेनिज्म ये डेवलप किया कि जब हम कोई माँ बनती है ना, तो उसके पेरेंट्स में पहले तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं ताकि सेक्सुअल एक्टिविटीज बढ़े और बच्चे का जन्म हो। और उसके बाद जो हार्मोनल चेंज आते हैं वो आते हैं ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और मैं शायद नाम बोल रहा हूँ, मैं अभी उसका नाम मुझे याद नहीं, बट ऐसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और इन हार्मोनल चेंजेस के चलते उनके बीच की बॉन्डिंग बढ़ती है। वो बॉन्डिंग क्यों जरूरी है, नेचर ने ही ये डेवलप किया है। क्यों, क्योंकि कोई एक अकेला उस बच्चे को सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए नेचर ने उनके बीच की बॉन्डिंग बढ़ा दी, कपल्स के बीच की। बट वहीं पर सवाल आया कि अगर हम आर्टिफिशियल यूटेरस आर्टिफिशियल वोम का इस्तेमाल करते हैं तब क्या कपल्स के बीच में रिलेशंस में कोई फर्क पड़ेगा। ये एक डिबेट का विषय है, हमें इस पर सोचना चाहिए। और शायद तो यही मुद्दे हैं जो इन पे मैं बात करना चाह रहा था और मुझे लगता है कि हमें इस तरीके से भी सोचना चाहिए और इस पे कोई दो राय नहीं है कि कोर्ट का फैसला एक ऐतिहासिक फैसला और स्वागत योग्य फैसला है। और इस तरीके के साइंस से रिलेटेड टॉपिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।